हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से अपना वीडियो सेशन लेकर आया हूं जिसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कल आप लोगों का एग्ज़ाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स, जिसे हिंदी में निर्वचन संविधियों का निर्वचन कहा जाता है। कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, निर्वचन को निर्वाचन समझते हैं, जबकि निर्वाचन न होकर के निर्वचन होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है, सबसे पहले मीनिंग एंड पर्पज ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स है, मतलब जो संविधियों का निर्वचन है उसके अर्थ और उसके उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। तो निर्वचन का जो अर्थ है, निर्वचन के अर्थ के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने मतानुसार परिभाषाएं दिया हुआ है और उसे अपने मतानुसार स्पष्ट किया हुआ है। निर्वचन का जो शाब्दिक अर्थ है या निर्वचन मीन्स होता है अर्थ का निर्धारण करना। जो भी संविधियाँ होती हैं, संविधि मतलब होता है जो विधि है, जो कानून बनाया गया है, जिसमें जो विधि के निर्माता होते हैं उनके आशय समाहित होते हैं। तो उनके आशय को स्पष्ट करना या अर्थ को बताना कि उस संविधि का आशय क्या है या उसका अर्थ क्या है, उसे हम निर्वचन कहते हैं। कोई भी ऐसी विधि है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई संदिग्धता है या अस्पष्टता है, जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, या कुछ ऐसे संविधियाँ होती हैं जिसमें विरोधाभासी अर्थ होते हैं या विरोधाभासी उपबंध किए होते हैं, तो उस उपबंध को स्पष्ट करने के लिए निर्वचन का सहारा लेना पड़ता है। निर्वचन न्यायालयों के द्वारा किया जाता है। विधायिका जो होती है वह विधि बनाती है, कार्यपालिका जो होती है वो विधि को कार्य रूप में लाती है, उसको एग्जीक्यूट करती है, जबकि जो न्यायालय होता है, न्यायालय का कार्य होता है कि वह विधि का निर्वचन करे, विधि का शाब्दिक अर्थ बताए, उसमें जो पद हैं, जो अर्थ है या जो भी उपबंध दिए गए हैं जहाँ पर संदिग्धता होती है या अस्पष्टता होती है या उस संविधि के आशय में अस्पष्टता होती है, तो उसे स्पष्ट करने के लिए निर्वचन का सहारा लेना पड़ता है। तो कुछ विद्वानों ने निर्वचन के बारे में बताया हुआ है, अपने अपने मतानुसार इसकी परिभाषा दिया हुआ है। तो जैसे निर्वचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से न्यायालय संविधि के अर्थ को अभिव्यक्त करता है। निर्वचन का अर्थ है अर्थ का निर्धारण करना या अर्थ स्पष्ट करना। संविधि के रूप में अभिव्यक्त किए गए प्राधिकारिक सूत्रों को लागू करना निर्वचन कहलाता है, परंतु जब इसे लागू करने में संदिग्धता आती है तो न्यायालय को विधायिका के आशय को स्पष्ट करना पड़ता है, जिसे निर्वचन कहा जाता है। तो आइए कुछ विद्वानों के परिभाषा को स्पष्ट कर लेते हैं। जिसे ग्रे महोदय ने कहा, ग्रे महोदय के अनुसार निर्वचन एक विज्ञान है जिसके माध्यम से हम संविधि के अर्थ को या उसकी संदिग्धता को स्पष्ट करते हैं। उसके साथ ही साथ जो अगले विद्वान हैं, विधिवेत्ता हैं, मैक्सवेल महोदय ने भी निर्वचन के बारे में कहा कि निर्वचन वह पद्धति है जिसके द्वारा जो संविधियाँ होती हैं, संविधियों के जो निर्माता हैं उनके आशय को, उनकी इच्छा क्या थी, उनका इंटेंशन क्या था उस संविधि का निर्माण करने में, उसको स्पष्ट किया जाता है, उसका निर्धारण किया जाता है। इसी कड़ी में कुछ मामलों, कुछ केस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला केस जो है आपका वो है जम्मू कश्मीर राज्य बनाम ठाकुर गंगा सिंह का केस है। इसमें मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव ने कहा कि निर्वचन एक तरीका है, इस तरीके के माध्यम से किसी विधि के उपबंध के भाव को सही अर्थ में व्याख्यायित किया जाता है या उसकी व्याख्या की जाती है। अगला केस जो है, अगला मामला वो है RMDC बनाम भारत संघ, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1957। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निर्वचन के अंतर्गत निर्माताओं के आशय के अनुरूप स्पष्ट किया जाता है, और ये कह सकते हैं कि निर्वचन जो होता है, निर्वचन उसके आशय के अनुरूप होना चाहिए। निर्वचन देखा जाए तो निर्वचन दो प्रकार के होते हैं।
सामंड ने निर्वचन के दो प्रकार बताए हुए हैं। तो पहला उन्होंने बताया कि व्याकरण मूलक या शाब्दिक अर्थ या फिर व्याख्या, शाब्दिक अर्थ के रूप में निर्वचन या व्याकरण मूलक निर्वचन, जिसे ज्यों का त्यों रहने दिया जाता है। ज्यों का त्यों रहने दिया जाता है, जो उसमें शब्द दिए गए हैं, जो व्याकरण के रूप में उसमें बातें बताई गई हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं किया जाता है। अगर उसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है तो जैसे वो बातें बताई गई हैं हूबहू या ज्यों का त्यों उस बात को स्पष्ट किया जाता है या उसके अर्थ को स्पष्ट किया जाता है। ये पहला निर्वचन हुआ। और दूसरे प्रकार का जो निर्वचन हुआ वो होता है तार्किक निर्वचन या तार्किक व्याख्या। तार्किक व्याख्या यहाँ पे क्या होता है कि संविधि का आशय अगर उसमें जो निहित शब्द है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है, उसमें जो है कि कोई संदिग्धता है या फिर कोई अस्पष्टता हो रही है, तो उसको तर्क के आधार पर निर्वचन के माध्यम से उसके सही अर्थ को और सही आशय को खोजना जो है कि ये तार्किक व्याख्या या तार्किक निर्वचन कहलाता है। इसमें एक मामला था, इसका एक केस है, उसको बोलते हैं क्राफोर्ड बनाम स्पूनर। क्राफोर्ड बनाम स्पूनर में ये बात बताया गया कि जहाँ संविधि के या संविधि में आशय संदिग्ध एवं स्पष्ट होता है वहाँ तर्क के आधार पर व्याख्या किया जाना चाहिए। तो इसका जो एक अगला केस है वो केस है एस एस बोला बनाम बीडी सरदाना। एस बोला बनाम बीडी सरदाना के मामले में भी यही बात बताएगी कि अगर ऐसा समझ में आता है जहाँ पे जैसे उसके आशय में संदिग्धता है या स्पष्ट नहीं है, तो वहाँ पर तार्किक निर्वचन किया जाना चाहिए। अब इसी के साथ ही साथ हम आगे बढ़ेंगे। जैसे संविधि के निर्वचन की सीमाएं होती हैं, जो संविधियां हैं, जो इंस्टीट्यूट्स है, अगर उसका इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है तो उसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस को क्रॉस करके उसका इंटरप्रिटेशन नहीं किया जाना चाहिए या उसका निर्वचन नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कोई न्यायालय है, न्यायालय संविधि का निर्वचन तो कर सकता है, लेकिन कुछ विद्वान ये कहते हैं कि यदि न्यायालय अगर किसी संविधि का निर्वचन कर रहा है तो सीमा को लांघ नहीं सकता है, उसकी भी एक सीमा निर्धारण की गई है। तो इसी संदर्भ में प्रोफेसर लास्की ने कहा है कि निर्वचन की कुछ सीमाएं होती हैं और यदि न्यायालय किसी संविधि का निर्वचन करता है तो न्यायालयों को बनाए हुए या निर्धारित की गई सीमाओं को ध्यान में रखते हुए किसी संविधि का निर्धारण किया जाना चाहिए, अर्थात सीमा को लांघना उचित नहीं है। और लॉर्ड किनिंग ने बताया कि लॉर्ड किनिंग ने कहा कि जो उसकी विषय वस्तु है, जैसे जो संविधि है, तो संविधि के विषय वस्तु को हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, उसमें छेड़छाड़ किए बिना, यानी उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेयर या उसको जो है हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, उसमें तब्दीली नहीं कर सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि विषय वस्तु में हस्तक्षेप किए बिना और निर्धारित सीमा के भीतर रहते हुए किसी संविधि का निर्वचन किया जाना चाहिए। तो इसमें एक केस है, इस केस का नाम है कृष्ण गौर बनाम आंध्र प्रदेश। इसमें जो न्यायाधीश थे कृष्णा अय्यर, उन्होंने बताया कि किसी भी न्यायालय को या जो भी न्यायालय किसी संविधि का निर्वचन करता है तो उसकी सीमा को ध्यान में रखा जाना चाहिए और सीमा के भीतर रहते हुए किसी भी संविधि का निर्वचन किया जाना चाहिए। एक और केस है, अगला केस है आपका अर्जुन सिंह बनाम पंजाब राज्य। अर्जुन सिंह बनाम पंजाब राज्य में बताया गया कि सुधार करने के अधिकार केवल विधायिका को ही होता है। जो विधायिका होती है, जैसे जो विधि बनाते हैं या विधि निर्माता होते हैं, यदि किसी संविधि में किसी प्रकार के सुधार की ज़रूरत है या उसमें परिवर्तन किया जाना है या उसमें कोई तब्दीली होनी है या उसके विषय वस्तु में कोई किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना है, तो ये अधिकार केवल और केवल विधायिका को होता है। संसद कर सकती है, लोकसभा राज्यसभा जो कि संसद के अंग होते हैं, या तो फिर राज्य के विधानमंडल कर सकते हैं, न कि कोई न्यायालय कर सकता है। न्यायालयों को यह अधिकार नहीं होता है कि वह किसी न्यायालय के विषय वस्तु में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करे।
इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जैसे जो लेजिस्लेशन होता है अर्थात विधायिका होता है, विधायिका का काम हुआ विधि को बनाना, और एग्जीक्यूटरी होती है, एग्जीक्यूटरी जो होती है उसका कार्य होता है कि वो कानून को कार्य रूप दे, उसको क्रिया रूप दे और उसका जो है एग्जीक्यूशन करे। और जो आपका जुडिशरी हो गया, तो जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, तो न्यायपालिका का कार्य होता है कि जो संविधियाँ हैं या विधियाँ उसको लागू कराए और उसका मूल्यांकन करे, उस पे उसका निर्वचन करे, तो ये काम होता है। लेकिन न्यायपालिका का यह काम नहीं होता है कि वह किसी संविधि में तब्दीली करे, उसमें हस्तक्षेप करे, उसके विषय वस्तु में परिवर्तन लाए। ये काम मात्र और मात्र होता है विधायिका का। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, अगला टॉपिक है कि निर्वचन का आरंभ और इसका निर्वसन। विधायन जो होता है, जैसे कमेंसमेंट ऑफ कमेंसमेंट एंड कमेंसमेंट एंड रिपील ऑफ इंस्टीट्यूट्स, अर्थात जो विधायन है यानी कि संविधियाँ हैं उनका आरंभ होना और उनका निरसन। तो निरसन और आरंभ में हम बात करेंगे। जैसे आरंभ है तो आरंभ कब होता है और कैसे होता है। जैसे कोई संसद है, संसद द्वारा पारित अधिनियम पर जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तो ऐसी सहमति के 12 घंटे पश्चात ही वह अधिनियम प्रवर्तन में आ जाता है। वही उसकी आरंभ की विधि होती है। अगर राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति दे दी और 12 घंटे में वह प्रवर्तन में आ गया, उसको वह जो है कि उसका इंटरप्रेट होने लगा, इनेक्टमेंट हो गया, तो जब उसका इनेक्टमेंट हो गया तो माना जाता है कि यह विधि का आरंभ होना माना जाता है। विधि इस तरह से आरंभ होती है। लेकिन जब कभी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मान लीजिए निरसन करना है, आरंभ तो हो गया लेकिन किसी विधि का निरसन करना है, तो निरसन जो है कि विधायन का जब निरसन किया जाएगा तो यह विधायिका का ही कार्य होता है। अर्थात विधायिका का कार्य विधि को बनाना भी होता है और विधायिका का ही कार्य विधि का निरसन भी किया जाना होता है। तो निरसन जो होता है, निरसन अर्थात रिपील, तो रिपील दो प्रकार के होते हैं। पहला तो हो गया अभिव्यक्त रिपील। अभिव्यक्त रिपील अर्थात जो बातें स्पष्ट रूप से विधि में या कानून में लिखी हुई हैं। और एक होता है विवक्षित रिपील। विवक्षित रिपील अर्थात बातें लिखी हुई तो नहीं है लेकिन वह कुछ निश्चित घटना या कुछ ऐसे निश्चित इंसिडेंट्स के घटित हो जाने पर यह मान लिया जाता है कि ये विधियां जो हैं विवक्षित रूप से निरसित हो गई हैं। तो अभिव्यक्त निरसन की अगर बात किया जाए तो अभिव्यक्त निरसन से तात्पर्य है कि जब पश्चातवर्ती संविधि यानी कि जो बाद में कोई विधि बनी है, जो बाद में कानून बना है, अगर उसमें अभिव्यक्त रूप से ये बातें घोषित की गई हैं या उसमें ये बातें बताई गई हैं कि पूर्व की संविधि यानी जो पहले बनाई गई थी, जो पुरानी वाली विधि थी, वो विखंडित और निष्क्रिय हो जाएगी या वह निरसित हो जाएगी, तब ये मान लिया जाता है कि यह अभिव्यक्ति द्वारा पुराने विधि को निरसित किया गया है। इसका एक मामला है, इसका एक केस है भारत संघ बनाम वेंकटेशन। भारत संघ बनाम वेंकटेशन के मामले में ये बातें स्पष्ट की गई कि जो बाद वाली विधि होती है, अगर उस विधि में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त रूप से ये बातें लिखी गई हैं, घोषित की गई हैं, बताई गई हैं कि जब ये नई विधि बन गई तो नई विधि के बनने के पश्चात जो पुरानी विधि है वह पूरी तरह से खंडित हो जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगी, तो ये मान लिया जाता है कि अभिव्यक्त रूप से उस विधि को निरसित कर दिया गया है। और जो अगली विधि है निरसन करने का, जैसे विवक्षित होता है, तो विवक्षित निरसन का मतलब कि जहाँ दो विधियाँ अर्थात पूर्व विधि और पश्चातवर्ती विधि दोनों की उपबंध जो है वो असंगत हैं और असमन्वयकारी हैं। ऐसे जब होते हैं, ऐसी स्थिति जब पैदा हो जाती है तो जो पश्चातवर्ती विधि होती है वह पूर्ववर्ती विधि पर अभिभावी हो जाती है, खुद ब खुद उस पर जो है अभिभावी हो जाएगा, मतलब उसको आच्छादित कर लेता है। और जो पहले वाली विधि होती है यानी कि पूर्ववर्ती विधि जो होती है वो प्रवर्तन में नहीं रह जाती है, जो बाद वाली विधि होती है केवल वही प्रवर्तन में रहता है। तो ये आप कह सकते हैं कि विवक्षित निरसन। विवक्षित निरसन अर्थात इसमें बातें लिखी तो नहीं गई हैं लेकिन जब बाद वाली विधि ऑटोमेटिकली प्रवर्तन में है
और जब वो बाद वाली विधि यानी कि नई विधि जब प्रवर्तन में आ जाती है तो पुरानी वाली विधि का कोई उपयोगिता ही नहीं रह जाता है, कोई यूटिलिटी नहीं होती, यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो जब वो यूटिलाइज नहीं हो रहा होता है तो वो प्रवर्तन में नहीं रह जाता है। जब वो इनेक्टमेंट में नहीं है या उसका इनेक्टमेंट नहीं हो रहा है, प्रवर्तन नहीं हो रहा है उसका, तो ये मान लिया जाता है कि जो पहले वाली विधि थी वो निरसित हो चुकी है। इस पर भी एक आपका केस है, जैसे दिल्ली नगर निगम बनाम शिव शंकर। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब दो अधिनियम परस्पर विरोधी हों और असंगत हों तो बाद वाली विधि जो होती है यानी कि नई विधि जो होती है वो पहले वाली विधि यानी कि पूर्ववर्ती विधि पर अभिभावी हो जाती है, उस पर आच्छादित हो जाती है, उस पर प्रभाव डालती है या प्रभावी हो जाती है कह सकते हैं। तो जब पहली वाली विधि जो है वो निरसित हो जाती है, उसका कोई प्रभाव नहीं रह जाता है, वो अप्रभावी हो जाती है अर्थात निरसित हो जाती है। और जब दो विधियां या जो दो संविधियां आपस में, जैसे कि जब उन उपबंधों में जैसे कि दो संविधियां हैं या दो विधियां हैं या दो विधायन हैं, उनके उपबंधों में जब सीधा सीधा विरोध होता है, तब ये मान लिया जाता है कि जो बाद वाली विधि है यानी कि जो नई वाली विधि है वह पहले वाली विधि पर प्रभाव डालेगा और पहले वाला विधि जो है वो पूरी तरह से निरसित हो जाती है। और इसी संदर्भ में आगे ये बात भी बताया गया है कि जब दो संविधियां एक ही क्षेत्राधिकार में या एक ही क्षेत्राधिकार को आच्छादित करती हों तो पुरानी वाली जो संविधि होगी उसे समाप्त मान लिया जाता है और नई वाली विधि को जो है प्रवर्तन में लाया जाता है, उसका पालन किया जाता है। तो नई वाली विधि जो है वो प्रवर्तन में रहेगा, लेकिन जो पहले वाली विधि थी यानी पुरानी विधि वो पूरी तरह से निरसित या समाप्त हुई मान ली जाती है। तो एक और केस है इस मामले में R.S. रघुनाथ बनाम कर्नाटक राज्य। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमने केस बताया हुआ है, जो मामले बताए हैं, मामले जो हैं ये दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि जब आप केस का वहाँ पे उल्लेख करते हैं, जब केस का वर्णन किया जाता है तो आपके मार्क्स अच्छे होते हैं। साथ ही साथ अगला है जैसे कि सामान्य तथा विशिष्ट विधियों के आधार पर भी निरसन की कसौटियाँ होती हैं। जैसे कोई सामान्य विधि है और कोई विशिष्ट विधि, जैसे हम स्पेशल लॉ और जनरल लॉ बोलते हैं, तो कभी कभार एक ही क्षेत्र में स्पेशल लॉ और जनरल लॉ यानी कि सामान्य विधि और विशिष्ट विधि दोनों लागू होते हैं। और जब इन दोनों के बीच में अगर विरोध होता है या दोनों विरोधाभासी होते हैं, दोनों में जो है कि कोलैप्स होता है या कंट्रेरी हो जाते हैं दोनों, तो जो विशिष्ट विधि होती है यानी कि स्पेशल लॉ वो जनरल लॉ पर अभिभावी हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो जनरल लॉ है वो थोड़ी देर के लिए निरसित मान ली जाती है। अब जो आपका अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है आपका लेजिस्लेशन, तो जिस पे हम अभी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आप हमारी वीडियो को देखिए और इससे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। थैंक यू।